हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड ऑफ क्लास 12th एंड दिस चैप्टर इज़ रिटन बाय तिसानी दोशी. So in this chapter we are going to understand why this Antarctica is important for us and what's happening to Antarctica nowadays and why it's the best place for the students to study about the past of the earth and about the future as well. So that's all thing we are going to understand in this chapter, and this is of class 12th, Journey to the End of the World by Tisani Doshi. So here सबसे पहले यहाँ पे ऑथर ने हमें बताया कि वो अंटार्कटिका जा रहा है तो वो किस जहाज़ में बैठ के जा रहा है. सो वो जिस जहाज़ में बैठे हैं उसका नाम है अकेडमिक सोकल्स्की. ठीक है, ये उसके शिप का नाम है अकेडमिक सोकल्स्की. नाउ अब वो कहाँ जा रहे हैं, वो लोग कहाँ की भ्रमण करने जा रहे हैं, वो लोग घूमने जा रहे हैं अंटार्कटिका. बेटा अंटार्कटिका क्या है? अंटार्कटिका को कहा जाता है कॉन्टिनेंट ऑफ सुपरलेटिव्स. कॉन्टिनेंट ऑफ सुपरलेटिव्स का मतलब होता है, जैसा आप ये देख रहे हैं कि ये कोल्डेस्ट है, ये ड्राइएस्ट है, ये विंडीएस्ट है, और ये सुपरलेटिव डिग्रीज़ होती हैं. इसीलिए हम अंटार्कटिका को कॉन्टिनेंट ऑफ सुपरलेटिव्स कहते हैं कि अंटार्कटिका सबसे कोल्डेस्ट है, सबसे ड्राइएस्ट है और बहुत ज़्यादा हवाएं वहाँ चलती हैं. तो जो ऑथर हैं वो इस जहाज़ के माध्यम से अंटार्कटिका जा रहे हैं. नाउ उनकी जर्नी कब शुरू होती है बेटा? उनकी जर्नी शुरू होती है मद्रास से. देखो मद्रास से शुरू होती है उनकी जर्नी, और मद्रास में कहाँ से वो शुरू करते हैं? 13.09 डिग्रीज़ नॉर्थ ऑफ इक्वेटर. यहाँ से वो अपनी जर्नी शुरू करते हैं 13.09 डिग्रीज़ नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, और कहाँ से? मद्रास से. नेक्स्ट, अब जब वो जर्नी स्टार्ट करते हैं तो अपनी जर्नी में वो क्या क्या चीज़ों को कवर करते हैं, किन किन चीज़ों से होके वो आगे बढ़ते हैं? तो बेटा वो कवर करते हैं 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 वाटर बॉडीज़ एंड मैनी इकोस्फीयर्स. इकोस्फीयर्स होता है मतलब हो सकता है काफ़ी सारे फॉरेस्ट आए हों, हो सकता है काफ़ी सारी नदियाँ आई हों, लाइक दैट. सो ये सब जो चीज़ें हैं ये ऑथर ने कवर किया इस जहाज़ में बैठ के. सो ये आपका एक क्वेश्चन है, उसका आंसर भी है. सो 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 वाटर बॉडीज़ का मतलब 3 महासागर या सागर होंगे, और मैनी इकोस्फीयर्स. उसके बाद उन्होंने जब जर्नी की तो उनको कितना समय लगा? बेटा उनको लगा 100 घंटे, 100 आवर्स. 100 आवर्स की उन्होंने जर्नी की, और ये 100 आवर्स की जो जर्नी है ये कभी कार में बैठ के किया, कभी एरोप्लेन में बैठ के किया, और कभी शिप में बैठ के किया. तो 100 घंटे के बाद वो अंटार्कटिका पहुँचे, और 100 घंटे उन्होंने कवर किया, कभी लैंड ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, कभी एयर ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, और कभी शिप वाटर ट्रांसपोर्ट के ज़रिए. उसके बाद जब वो अंटार्कटिका पहुँचे तो वहाँ पे उनको क्या देखने को मिला? उनको जब अंटार्कटिका पहुँचे तो वो बहुत ज़्यादा हैरान थे, उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. अंटार्कटिका में चारों तरफ बर्फ़ गिरी हुई थी, क्योंकि अंटार्कटिका को हम वाइट कॉन्टिनेंट भी कहते हैं ना बेटा. सो चारों तरफ वाइट कलर नज़र आ रहा है, चारों तरफ बर्फ़ नज़र आ रही है, और वो इंटरप्टेड लैंड विद ब्लू हॉरिजॉन. ब्लू हॉरिजॉन का मतलब है कि वहाँ पे जो समुद्र हैं उसकी वजह से जो आसमान और बर्फ़ जहाँ पे मिल रहा होगा उसको हम हॉरिजॉन कहते हैं. बर्फ़ की सतह और आसमान जहाँ पे मिलते हैं ऐसा प्रतीत होता है, मिलते नहीं हैं. हॉरिजॉन मीन्स ऐसे दे अपियर टू मीट. सो वहाँ पे जाके उनको ऐसा एहसास हुआ. उनको अनइंटरप्टेड का मतलब होता है कि वहाँ पे ह्यूमन बीइंग नहीं रहते, बस केवल रिसर्च के लिए जाते हैं. तो वहाँ पे जो अंटार्कटिका का जो माहौल है, जो सराउंडिंग है, वो ह्यूमन बीइंग ने उसको पल्यूट नहीं किया, वो अनइंटरप्टेड है, वो डिस्टर्ब्ड नहीं है. नाउ अंटार्कटिका की बात करें या एशिया की बात करें या रशिया की बात करें या नॉर्थ अमेरिका की बात करें, ये सभी कॉन्टिनेंट्स बेटा हैरानी की बात है कि बहुत समय पहले ये सभी कॉन्टिनेंट्स गोंडवाना का हिस्सा था.
गोंडवाना का हिस्सा था। गोंडवाना क्या था बेटा? अ सुपर लार्ज कॉन्टिनेंट, मतलब ये हमारे जो कॉन्टिनेंट से पहले ये अलग अलग नहीं थे, ये एक लार्ज कॉन्टिनेंट था, उसको हम सुपर कॉन्टिनेंट कहते थे और उसका नाम था गोंडवाना। नाउ क्या हुआ इस गोंडवाना में, या किस तरीके से आगे हम बताएंगे कि कैसे और कंट्रीज़ का निर्माण हुआ। अब हम अंटार्कटिका की हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। अंटार्कटिका की हिस्ट्री 650 मिलियन ईयर्स अगो गोंडवाना, जो मैंने आपको बताया, तो 650 मिलियन साल पहले गोंडवाना हुआ करता था। और गोंडवाना क्या था बेटा? साउदर्न कॉन्टिनेंट। क्या था? साउदर्न कॉन्टिनेंट। आज हम इतने कॉन्टिनेंट्स को जानते हैं, तो ये पहले एक ही कॉन्टिनेंट था और उसका नाम था गोंडवाना। उसके बाद क्या हुआ, ये जो गोंडवाना है सुपर कॉन्टिनेंट है, ये 500 मिलियन साल तक तो इसने थ्राइव किया, 500 मिलियन साल तक इसने प्रगति की, ये ऐसे ही रहा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 500 साल बाद डायनासॉर्स ज़मीन से नष्ट होने लगे, डायनासॉर्स ज़मीन से समाप्त हो गए और मैमल्स आए। मैमल्स वैसे साइंटिफिक वर्ड है, लेकिन मैमल्स मतलब ऐसे जानवर जो यंग वंस को जन्म देते हैं, है ना। फिर मैमल्स धरती पे आए और उसके बाद जो क्या हुआ, ये जो गोंडवाना है ये सेपरेट हुआ और इसने कंट्रीज़ की फॉर्मेशन स्टार्ट हुई, कॉन्टिनेंट्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हुई। कब हुई बेटा? जब डायनासॉर्स का पतन हो रहा था और मैमल्स का अराइवल हो रहा था धरती पे, तो हमारा जो ये गोंडवाना है ये कॉन्टिनेंट्स में विभाजित हुआ। देखो किस प्रकार हुआ। उसके बाद हमारे पास्ट को अगर हमको जानना है और अगर हमें हमारे फ्यूचर को जानना है, तो सबसे अच्छी प्लेस है अंटार्कटिका। ऐसा क्यों कहते हैं बेटा? ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत आता है आप लोगों के लिए। वाई अंटार्कटिका इज़ द बेस्ट प्लेस टू नो आवर पास्ट एंड आवर फ्यूचर? क्योंकि बेटा अंटार्कटिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे ह्यूमन बीइंग नहीं रहते, तो वहाँ पर जो एनवायरनमेंट है वो अनइंटरप्टेड है, वो बहुत ज़्यादा प्योर है। तो हमारा एनवायरनमेंट कैसा था ये हमें अंटार्कटिका में जाके पता चलता है, क्योंकि वहाँ पे पोल्यूशन ही नहीं है, वहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स ही नहीं हैं। और अब अगर हम अंटार्कटिका में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि वहाँ की जो बर्फ़ है वो पिघल रही है, और वो बर्फ़ पिघल रही है तो हमारे जो समुद्रों का जल स्तर है वो बढ़ रहा है। समुद्रों का जल स्तर बढ़ रहा है तो उससे जो उसके आसपास के आइलैंड्स हैं वो पानी में जलमग्न हो रहे हैं। तो इसीलिए अंटार्कटिका सबसे बेस्ट प्लेस है ये जानने के लिए कि हमारा पास्ट कैसा था, क्योंकि अंटार्कटिका में जो बर्फ़ है उसमें कार्बन भी ट्रैप्ड हो रखा है और हम उसको रिसर्च करके देख सकते हैं कि हमारी धरती कितनी साफ़ सुथरी थी, क्योंकि अंटार्कटिका में आज भी कोई पोल्यूशन नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स नहीं हैं। और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा फ्यूचर क्या है, क्योंकि यहाँ पर बैठ के हमें नहीं पता चल रहा ग्लोबल वार्मिंग क्या है। लेकिन अगर हम अंटार्कटिका में जाके देखते हैं तो हमारे सामने बर्फ़ की चट्टानें पिघल रही हैं, बर्फ़ के पर्वत टूट रहे हैं, तो हमें पता चल रहा है कि कैसे ये बड़े बड़े चट्टान जो हैं पिघल के पानी का रूप धारण कर रहे हैं। इसीलिए कहा गया है कि अंटार्कटिका हमारे पास्ट को जानने के लिए और हमारे फ्यूचर को जानने के लिए सबसे अच्छी जगह है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इट वाज माइंड बॉगलिंग। पहले माइंड बॉगलिंग का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया माइंड बॉगलिंग क्या होता है। ऐसी कोई चीज़ जिसको हम जिस पे हम करें मुश्किल है, किसी पे यकीन करना मुश्किल हो जाता है, अनबिलीवेबल होता है। तो ये माइंड बॉगलिंग है कि इतनी सारी कंट्रीज़ कैसे बने, इतने सारे कॉन्टिनेंट्स कैसे बने, जैसे मैंने आपको बताया भी था। तो ये जो गोंडवाना था बेटा, इसमें क्या हुआ, इंडिया पुश्ड नॉर्थवर्ड, इंडिया नॉर्थ की तरफ अपने आप को पुश कर रहा था, जैमिंग एशिया टू फॉर्म हिमालयाज़, और एशिया अपने आप में जैम हो गया, ठीक है, वो हिल डुल नहीं पाया और वहाँ पे फिर हिमालयाज़ का निर्माण हुआ। ये हम बात कर रहे हैं कि गोंडवाना ने जब ब्रेक डाउन किया तो कॉन्टिनेंट्स कैसे बने। उसके बाद जो इसी गोंडवाना का एक हिस्सा होगा साउथ अमेरिका, वो ड्रिफ्ट हो रहा है, मतलब वो जा रहा है नॉर्थ अमेरिका की तरफ। गोंडवाना से सेपरेट होते हुए हिस्सा नॉर्थ अमेरिका कहाँ जा रहा है, साउथ अमेरिका से मिल रहा है, और उनके बीच में एक ड्रेक पैसेज हुआ जिससे अंटार्कटिका बिल्कुल आइसोलेट हो गया और वो फ्रीजिड रहने लगा। आइसोलेट होता है अलग, सेपरेट। फ्रीजिड होता है जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है और फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है।
सो हेयर इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर ऑथर टू सर्वाइव। और यहाँ पे क्योंकि अंटार्कटिका है, चारों तरफ बर्फ़ है, तो ऑथर को बड़ा मुश्किल लग रहा है। थोड़े दिन के लिए ऑथर वहाँ पे गया है देखने के लिए अंटार्कटिका में, पर वो बहुत ज़्यादा मुश्किल उसको हो रहा है वहाँ पे सर्वाइव करना। देयर वेर थिंग्स फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टू माइटी ब्लू व्हेल्स, आइसबर्ग्स एज बिग एज बेल्जियम। जब अंटार्कटिका में ऑथर पहुंचा था तो उसने देखा वहाँ पे छोटे छोटे चीज़ से लेके बड़े बड़े चीज़ वहाँ पे मौजूद हैं। तो अगर हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक चीज़, तो वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे वेजिटेशन होगा जो पानी के अंदर है, ये जो आइसबर्ग्स के अंदर है, बड़ी बड़ी ब्लू व्हेल्स हैं और बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े हैं। इतने बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े हैं जैसे मानो बेल्जियम एक कंट्री है ना, वैसे। उसके बाद देयर वॉज यूबिक्विटस साइलेंस एंड एवेलांच। बेटा यूबिक्विटस होता है प्रेजेंट एवरीवेयर, यूबिक्विटस का मतलब होता है प्रेजेंट एवरीवेयर। अब अंटार्कटिका में हर जगह क्या है बेटा, हर जगह शांति है, ठीक है ना, हर जगह साइलेंस है। और उस साइलेंस को कोई अगर चीज़ तोड़ रही है तो वो है एवेलांच। एवेलांच होता है बर्फ़ के तूफान। अंटार्कटिका में शांति है, और उस शांति में अगर कभी कभी वो शांति थोड़ी नष्ट होती है कुछ समय के लिए, तो वो नष्ट होती है बर्फ़ के तूफ़ानों की वजह से, बर्फ़ के तूफ़ानों के आवाज़ की वजह से। तो बर्फ़ के तूफ़ानों को हम एवालांच कहते हैं। अब बेटे मैं आगे बताती हूँ कि ह्यूमन आदमी लोगों ने का क्या इम्पैक्ट रहा। आदमी लोग जब आए गोंडवाना के बाद, जब कॉन्टिनेंट्स बने, उसके बाद जब आदमी लोग आए, ह्यूमन बींग आए, तो फिर क्या असर हुआ। अब देखो, ह्यूमन एग्जिस्टेड 12,000 ईयर्स अर्लियर। 12,000 साल पहले ह्यूमन बींग एग्जिस्टेंस में आए और उन्होंने धरती को, नेचर को, प्रकृति को बर्बाद करना शुरू किया, जानवरों को मारना शुरू किया, पेड़ पौधे काटने शुरू किए और काफ़ी ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स भी जलाने लगे। और इसी की वजह से बेटा ग्लोबल वार्मिंग हुई। अभी ग्लोबल वार्मिंग कोई नया टर्म नहीं है आप लोगों के लिए, तो ये किसकी वजह से हुआ बेटा, ह्यूमन बींग की वजह से। क्योंकि ह्यूमन बींग ने अपनी ग्रीड की वजह से सब प्रकृति को नष्ट किया, प्रकृति के साथ उसने दखल अंदाजी की। अब क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग विल मेल्ट अंटार्कटिका आइस कम्प्लीटली। क्या इस ग्लोबल वार्मिंग से अंटार्कटिका पूरी तरह से पिघल जाएगा? ये सवाल हैं कुछ जो हमारे जहन में आते हैं, क्या होगा भविष्य में। विल स्ट्रीम ओशन करंट विल बी डिसरप्टेड। और क्या स्ट्रीम ओशन जो है, स्ट्रीम ओशन एक प्रकार का ओशन, अगर आप ज्योग्राफी आपने पढ़ी हो तो वहाँ पे करंट का मतलब होता है लहरें। क्या वहाँ की लहरें भी प्रभावित होंगी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से? क्या हमारा जो विश्व है ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से नष्ट हो जाएगा? लेकिन इन सवालों का जवाब हम नहीं जानते। वाई अंटार्कटिका इज़ द बेस्ट प्लेस टू स्टडी पास्ट एंड फ्यूचर। ये मैंने आपको बताया भी है कि क्यों अंटार्कटिका एक बेस्ट प्लेस है हमारे पास्ट और फ्यूचर को जानने के लिए। क्योंकि बिकॉज ह्यूमन नेवर लिव्ड देयर, सो इट इज़ प्रिस्टीन। बेटा प्रिस्टीन होता है प्योर, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन बींग्स नहीं रहते और वो बहुत ज़्यादा प्योर है, इसलिए। जैसे मैंने आपको बताया प्रिस्टीन वर्ड का मतलब प्योर होता है, क्योंकि वहाँ पे जो बर्फ़ है, एनवायरनमेंट है, वो प्योर है और वो जो बर्फ़ है उसके बीच में कार्बन जो है वो ट्रैप्ड है। तो हम उस लेयर्स की स्टडी कर सकते हैं और फिर हम ये बता सकते हैं कि जैसे जैसे लेयर को हम स्टडी करेंगे हमें पता चलेगा कि कार्बन जितना ज़्यादा उसमें डिपॉजिट होगा, इसका मतलब पोल्यूशन ज़्यादा हुआ है। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि हमारा जो ये एनवायरनमेंट, अर्थ जो प्लानट है वो कितना ज़्यादा इम्प्योर हुआ है। बेटा स्टूडेंट्स ऑन आइस क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। स्टूडेंट्स ऑन आइस एक प्रोग्राम है जिसका नेतृत्व एक रिटायर्ड कैनेडियन जियोफ ग्रीन ने किया। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से सुना। स्टूडेंट्स ऑन आइस एक प्रोग्राम है जिसके लीडर एक रिटायर्ड कैनेडियन, कनाडा से रिलेटेड है, जियोफ ग्रीन है। और यहाँ पे ये 6 साल से काम कर रहा है ये प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हाई स्कूल के बच्चे हैं बेटा। और जियोफ ग्रीन ने हाई स्कूल के बच्चे क्यों लिए? क्योंकि जो हमारे बच्चे होते हैं यही हमारे फ्यूचर के नेता होते हैं, यही हमारे फ्यूचर के कर्ता धर्ता होते हैं। तो अगर हम बच्चों को वहाँ लेके जाएंगे अंटार्कटिका में तो उनको पता चलेगा कि हमारी धरती कैसी थी और हमारे ग्रीड की वजह से, लालच की वजह से कितनी पल्यूट हो चुकी है।
उन्होंने 6 साल तक काम किया, बच्चों को इसमें लिया। हमारे जो बच्चे वो हमारे पॉलिसी मेकर हैं, भविष्य के वो निर्माता हैं, और यहाँ पर ले जाने के बाद इन बच्चों को बहुत अच्छा एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी मिली। उनको पता चला कि हमारा प्लानेट कितना पवित्र था, कितना शुद्ध था, और धीरे धीरे कितना अपवित्र हो रहा है, कितना ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है, और अपने प्लानेट के प्रति उनको प्यार जागृत हुआ। नाउ ये प्रोग्राम सक्सेसफुल कैसे बना, क्यों बना? व्हेन यू सिट, क्योंकि बेटा अगर हम अपने घर के अंदर बैठे होते हैं तो हमें कोई खतरा महसूस नहीं होता, हमें नहीं पता चला ग्लोबल वार्मिंग क्या है। हकीकत है ये, हम लोग बस ग्लोबल वार्मिंग सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन ये कितना खतरनाक है हमें इसका एहसास नहीं है। लेकिन जो लोग देख रहे हैं बर्फ़ की बड़ी बड़ी चट्टानों को अपने सामने पिघलते हुए, बड़े बड़े बर्फ़ को अपने सामने पिघलते हुए, तो वो महसूस कर सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग कितना ख़तरनाक है। तब हमें पता चलता है कि हकीकत में ग्लोबल वार्मिंग क्या है। उसके बाद जब हम वहाँ पहुँचे अंटार्कटिका में, तो मैंने आपको बताया कि वहाँ पे छोटे छोटे पेड़ पौधे थे जिनको हम कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन। फाइटो मतलब सूरज की रोशनी से, प्लैंक्टन मतलब ये छोटे छोटे पेड़ पौधे। तो फाइटोप्लैंक्टन पेड़ पौधों का नाम है जो सूरज की रोशनी को यूज़ करके फूड बनाते हैं। और ये जो फाइटोप्लैंक्टन है ये साउदर्न ओशियन, पूरे साउदर्न ओशियन में जो जीव जंतु हैं, जो एनिमल्स हैं, जो वेल्स हैं, उनके लिए खाना प्रिपेयर करते हैं। लेकिन बेटा हमारी जो ओजोन लेयर है, आपको पता होगा ओजोन लेयर में होल हो रहे हैं, छेद हो रहे हैं, क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पोल्यूशन उसमें बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अगर हमारे ओजोन लेयर में इस प्रकार छेद होता रहा तो यहाँ पे जो ये फाइटोप्लैंक्टन है ये मर जाएंगे, और साउदर्न ओशियन में इतने सारे जो प्राणी हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो सब भी मर जाएंगे। नाउ बहुत बड़ी बात है जो मैंने रेड लाइन में हाईलाइट किया, ये क्वेश्चन भी आता है बेटा आप लोगों के लिए। टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स एंड बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये क्वेश्चन बार बार आता है, आप इसको समझ जाएंगे तो बहुत ढंग से फॉलो कर सकते हैं। इसका ये मतलब है कि अगर हम छोटी छोटी बातों का ध्यान देंगे बेटा तो बड़ी बड़ी समस्याएं अपने आप ठीक हो जाएंगी। जैसे हमारी बड़ी समस्या क्या है, ग्लोबल वार्मिंग है। हमारी बड़ी समस्या क्या है, ओजोन लेयर में छेद हो रहा है। हमारी बड़ी समस्या क्या है, साउंड पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन है, या समुद्र में चोकिंग हो रही है। ये बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन ये बड़ी बड़ी समस्याएं कब ठीक होंगी, जब हम छोटी छोटी बातों का ध्यान देंगे। छोटी छोटी बातों का ध्यान देने का मतलब हम पोल्यूशन कम करें, हम एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा रखें, हम पेड़ पौधे ना काटें, हम कारपूलिंग का यूज़ करें, हम ज़्यादा बर्निंग ना करें। आप लोगों को पता है गेहूँ पंजाब और हरियाणा में जब फसल कटती है तो कितना ज़्यादा पोल्यूशन होता है। तो अगर हम ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, हम फॉसिल फ्यूल ज़्यादा ना जलाएं, हम ज़्यादा व्हीकल्स यूज़ ना करें, हम ज़्यादा फैक्ट्रीज़ यूज़ ना करें, हम पोल्यूशन ना करें, तो बड़ी बड़ी जो बातें हैं, बड़ी बड़ी जो समस्याएँ हैं वो अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो इस प्रकार को आपको इसका आंसर लिखना पड़ेगा। नाउ वर्किंग ऑन आइस, जब ऑथर बर्फ़ में चला तो उसको कैसा लगा। यहाँ पे ऑथर हमें बताता है कि वो इस एक्सपीरियंस को कभी भूल नहीं सकता। जब वो ओशन के ऊपर चल रहा था उसका ये आनंद जीवन का परम आनंद था। उसके बाद उसको कैसा महसूस हुआ, अपने पैरों के नीचे उसने महसूस किया 180 मीटर्स ऑफ लिविंग एंड ब्रीथिंग सॉल्ट वाटर। उसके पैरों के नीचे जो समुद्र है वो कैसा है बेटा, सॉल्ट वाटर है, ठीक है ना। And at last the author was wondering if Antarctica became warmer then we might wipe away like dinosaurs did. उसके बाद अंत में ये जो ऑथर है बहुत ज़्यादा चिंतित है और वो ये कह रहा है कि अगर इसी प्रकार से अंटार्कटिका दिन पे दिन गर्म होता रहा तो एक दिन आएगा जैसे डायनासोर समाप्त हो चुके हैं, हो सकता है एक दिन हम लोग समाप्त हो जाएं, ह्यूमन बीइंग भी समाप्त हो जाएं। बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 weeks विद टीनेजर्स, लेकिन ऑथर ने जब 2 हफ्ते टीनेजर्स के साथ वहाँ पे स्पेंड किया, ये आइस ये जो प्रोग्राम के तहत उसने वहाँ पे स्पेंड किया अपना समय, तो अब ऑथर कह रहा है लेकिन वो जो दिन था वो बहुत अच्छा था और हु वांट टू सेव द वर्ल्ड वाज अमेजिंग। ये जो टीनेजर्स हैं इनके साथ जो मैंने समय व्यतीत किया वो मैं कभी नहीं भूल सकता। जो ये टीनेजर्स हैं इनको अपने पर्यावरण को, अपने धरती को बचाने को जो जज्बा इनके अंदर है वो देख के हमें लगता है कि एक ऐसा दिन ज़रूर आएगा जिस दिन हमारे जीवन में एक डिफरेंस आएगा, हमारे जीवन में बदलाव आएगा। और आज के जो स्टूडेंट्स हैं, इसीलिए बेटा ये आपके लिए बहुत चैप्टर है, जो आजकल के स्टूडेंट्स हैं ये आने वाले समय में करता धरता होंगे देश के, ये देश की पॉलिसीज़ बनाएंगे, तो ये लोग ऐसे कदम ज़रूर उठाएंगे जिससे हमारा ब्लू प्लानेट
एक्सप्लॉइट नहीं हो और हमारा जो ये प्लैनेट है, जो हमारी धरती है, ये सदा प्रगति रहे, सदा खुशहाल रहे। सो इस प्रकार हमने ये चैप्टर जो किया ये बहुत इम्पॉर्टेंट था बेटा। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा समझ आया होगा चैप्टर, और ये चैप्टर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स अ लॉट।